a change in this country, my friends, a real change. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी और लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज मुल्क भर से दो बड़ी अफसोसनाक खबरें और एक अच्छी खबर भी है पाकिस्तानी कौम के लिए। अफसोसनाक खबरें, एक तो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में आपको इल्म में है कि फैक्ट्री ज़मीन बोस हुई और 19 अफराद जाँ बहक हैं। अभी भी दर्जनों अफराद मलबे तले दबे हैं, रेस्क्यू काम जारी है। दूसरा, कराची में झुग्गियों में आग लगी, 7 बच्चे अभी तक लापता हैं, 5 अफराद झुलस कर जख्मी हो चुके हैं। और जो अच्छी खबर है वो पाकिस्तान की जो फतह है इंग्लिस्तान के खिलाफ, 10 साल बाद पाकिस्तानी टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आई है। इसके अलावा भी कुछ अहम खबरें जिनको हम प्रोग्राम में ज़ेरे बहस लेके आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो लाहौर की सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में वाक़या अफसोसनाक पेश आया। 19 अफराद जाँ बहक हैं और ये चौथी मंजिल पर तामीर जारी थी। ज़ल्ज़ले से भी ये कुछ इमारत इसको मखदूश हो चुकी थी और कानून की खिलाफ वर्जी की बात भी की जा रही है। बिल्डिंग की तामीर, बिल्डिंग का नक्शा, ये सब ज़ेरे बहस रहेंगे आज के प्रोग्राम में। तो शाम साहब, कुछ देर पहले हमने बात की हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं लाहौर से, अरसलान रफीक भट्टी साहब से, वो वहाँ जाए, वो पर मौजूद थे, उनसे जो बात की वो हम आपको नाज़रीन को दिखाते हैं। अरसलान, ये बताइएगा कि अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पर जहाँ फैक्ट्री घिरी है, मलबा हटाया जा चुका, कितने अफराद अभी नीचे दबे हैं? जी जामी, अभी तक मलबा तो नहीं हटाया जा सका, लेकिन कोशिशें यहाँ पर जारी हैं। आपसे कुछ देर पहले जो है रेस्क्यू का काम रोका गया था। यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी है सोनार टेक्नोलॉजी, जिसमें ये छोटे छोटे होल्स करके और उस मलबे के अंदर जो है ऑडियो और वीडियो जो चीज़ें हैं, कैमरास और ऑडियो साउंड्स के लिए बहुत हसास से आलात होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे माइक्स, वो नीचे भिजवाते हैं बिल्डिंग जो गिरी हुई इमारत होती है, ताकि अगर कोई ज़िंदगी के शवाहिद हैं या कोई जिंदा शख्स है तो उसकी दिल की धड़कन भी वो कैच करते हैं, लेकिन उसमें कोई शवाहिद ऐसे नहीं मिले। और उसके बाद अब दोबारा रेस्क्यू का काम जो है दोबारा शुरू कर दिया गया। अब जो कटर्स हैं बड़े, उसमें पाकिस्तान आर्मी के जो कटर्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े कटर्स हैं। उसके अलावा सिविल इंतजामिया यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे बहरिया टाउन की इंतजामिया मौजूद है, यहाँ पे दीगर फलाई इदारे भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम जो है 250 ट्रुप्स जो हैं आर्मी के, वो यहाँ पे मौजूद हैं और वो अपना काम बखूबी सार अंजाम दे रहे हैं। अब छतों को काटने का काम शुरू कर दिया गया है जामी, ताकि जो अगर नीचे अभी तक जो है ना टोटल टैली वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे 168 लोगों का बताया गया था जी कि उस वक्त जिस वक्त ये बिल्डिंग कोलैप्स की है, 4 मंजिला इमारत, ये कोलैप्स से पहले इसमें 168 लोग मौजूद थे। उसमें से 102 लोगों को इन्होंने इवैक्यूएट किया है। 19 से ये यहाँ 20 लोगों की जो है वो जाँ बहक हुए हैं और बाकी अभी भी मज़ीद ये कहा जा रहा है जी कि 25 लोग या 20 लोग जो हैं अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि किसी तरह उनको ज़िंदा जो है वो निकाला जा सके। दुआ सारे यही कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन रेस्क्यू के काम में एक जो बड़ी कोताही मैंने देखनी यहाँ पे कि सिविल इंतज़ामिया का जो फेलियर है कि इनके पास जब भी ऐसा वाक़या लाहौर शहर में हुआ, कभी भी इनके पास इक्विपमेंट पूरा नहीं हुआ, जो कि इंतहाई नाकस हिकमत अमली थी इनकी कि अगर कोई कोलैप्स कर गई है बिल्डिंग तो ये इनको हमेशा फ़ौज से मदद लेनी चाहिए। ज़ाहिर है हमारा सुप्रीम इदारा है, हमारी मदद को तो फ़ौरन आते हैं, लेकिन सिविल इंतज़ामिया और PDM में जो है पंजाब जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है वो किधर है? उसने क्या किया यहाँ पर आके? कुछ भी नहीं। लेकिन मलबे का काम, जहाँ तक आपने जो सवाल किया वो मैं बिल्कुल वापस आऊँगा उसी सवाल पे कि मलबे का जो है हटाए जाने का काम अब दोबारा शुरू हो गया है। यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता रिमूव की जा रही हैं। यहाँ पे अब वो छतों को काट कर, जो सरिया था उसको काट कर, जो लेंटर गिरे हैं उनको काट कर अब आहिस्ता आहिस्ता जो बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं लेंटर के वो उठाए जा रहे हैं, ताकि नीचे से जो बाकी लोग रह गए हैं जिनके शवाहिद तो नहीं मिले हैं इनको कि जी 168 की टोटल रजिस्टर पे हाज़िरी थी, तो बाकी लोग कहाँ गए? 20 से 25 के करीब वो मिसिंग हैं अभी तक। उनके हवाले से जो है कुछ तशवीश भी पाई जा रही है यहाँ पर। लेकिन हम लोग सब यही दुआ यहाँ पे कर रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो इस हसास इदारे के भी तमाम लोग यही कर रहे हैं जी कि वो जिंदा सलामत जो है बाहर निकाले जा सकें। ठीक, शाम साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं अरसलान से? ये कितनी बड़ी बिल्डिंग थी, यानी कितने रकबे पे थी ये फैक्ट्री? शामी साहब, ये तकरीबन जो थी रकबा जो है इसकी जो तामीर शुदा इमारत है तकरीबन 4 से 6 कनाल इसका ज़ेर तामीर ही था। ये सारा तामीरी, बाकी खाली ग्राउंड थी इसके इर्द गिर्द। और इसमें यह कि 4 मंजिला इमारत थी ये। इसके अंदर जो बात सामने आई है कि इससे एक दफ्तर सिर्फ छोड़कर, मेरे अगर दाएं जानिब आपको फुटेज भी दिखा सकते हैं कि एक और फैक्ट्री है इसके बिल्कुल साथ, और उसके बाद पंजाब इंडस्ट्रियल एस्टेट का दफ्तर है जो इसमें मुकम्मल अथॉरिटी है, जिसने सारा कुछ करना होता है, नक्शा मंजूर कराना होता है, नक्शे के बाद यहाँ पे तामीर करानी होती है। उसने भी नोटिस नहीं लिया। ये नक्शे के 4 मंजिला इमारत थी जी कि जिसमें
जी शामी साहब, ये 2 मंजिला इमारत की तो अप्रूवल सामने आई है, हमने देखी है अपनी आंखों से भी, लेकिन जो तीसरी और चौथी मंजिल की इमारत थी उसकी अप्रूवल नहीं ली गई थी पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट पे। यहाँ पे एलडीए के एक माहिर तामीरात हैं इंजीनियर इसरार खान, वो भी यहाँ पे आए थे। उनका ये कहना था जी कि ये बिल्डिंग जो है नाकिस मटीरियल तो इसमें इस्तेमाल हुआ ही हुआ, लेकिन इसकी इतनी इंतहाई नाकस जो है वो तामीर की गई कि ये बिल्डिंग खड़े होने का कोई जवाज ही नहीं था। लेकिन क्यों कर हुआ, क्या हुआ, अब तो ये पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट वाले जो सारा कुछ इसका करते थे, प्लॉट देना। जी आप ये बताएं, ये मालिक जो है इसके, वो भी मलबे के नीचे दब गए? जी शुरू में तो यही बताया गया है जिला इंतजामिया की जानिब से भी, सिविल इंतजामिया की जानिब से जी, कि मालिक भी यही मौजूद थे, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई बहुत कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई कि वो जिंदा है या वो मलबे के नीचे जहां बाक हो गए, लेकिन उसमें मुज्जात इतलात है। नहीं, उनके लेकिन ये जरूर है कि उनके बेटे जी अभी तक जो है वो लाहौर के जो, जी बिल्कुल मैं बता रहा हूँ जी कि उसमें जो लाहौर के डीसी हैं कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, उनका अभी कुछ देर पहले मेरे से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके कोई रिश्तेदार अजीज़ो क़रीब किसी को हम ट्रेस कर सके। ताहाल अभी तक कोई इसमें कामयाबी तो नहीं हुई, लेकिन कुछ लोगों ने ये बात ज़रूर की है कि कुछ शवाहिद ऐसे ज़रूर मिले हैं सिविल इंतजामिया को कि शायद मालिक या उनका जो बड़े बेटे हैं वो शायद हयात हैं और वो यहीं कहीं लाहौर में हैं, लेकिन उनको कोई तलाश जारी है, लोग जा रहे हैं, पुलिस भी लगी हुई है, साहसीदारों को भी लगाया गया है कि उनकी तलाश जो है वो किसी तरह की जाए ताकि। ठीक है अफीक असलान, आपका अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया। दीगर जिम्मेदारान से भी हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में देखते रहिए नुक्ता नजर। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, ये जो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में जो फैक्ट्री गिरी इसका हम जिक्र कर रहे हैं, इस पर बात करने के लिए अभी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड जनाब नवीद गिल साहब ने। ये सीईओ हैं पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वालेकुम सलाम। शामी साहब आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे। शामी साहब आप पूछ सकते हैं उनसे सवाल। कर्नल साहब, आप ये बताइए कि ये जो नक्शा मंजूर करना, तामीरात की निगरानी करना और गैर कानूनी तामीरात को रोकना इस इंडस्ट्रियल स्टेट में, क्या ये आपकी जिम्मेदारी है? इसके एक्चुअली जानी साहब इस तरह है कि हमारा पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है ये इंडस्ट्रियल स्टेट को डेवलप करती है। डेवलप करने के बाद इसको कॉलोनाइज करती है और जब तकरीबन 60% कॉलोनाइजेशन हो जाती है तो फिर फर्दर आगे ये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट क्रिएट करती है और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के तमाम उनको हर चीज उसके हवाले कर देती है। ये फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो ये जो आप फंक्शन पूछ रहे हैं ये सारे वो फिर वो हैंडल करते हैं। नहीं, वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को सरबराह कौन है? बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के इस वक्त प्रेसिडेंट है हारून साहब हैं। नहीं, वो आपके मातहत नहीं है, आपको जवाबदेह नहीं है? जी वो जवाबदेह हैं और इस तरीके से है कि वो जब उनको हम इंडिपेंडेंट कर देते हैं इन दिस सेंस कि वो फिर उनके साथ ये सारे फंक्शंस जो हैं वो इंडिपेंडेंटली हैंडल करते हैं। नहीं, लेकिन जवाबदेह तो आपको होते हैं ना? जी जवाब हिस्सा तो आपका है। हाँ जी बिल्कुल, उस लिहाज से तो है। तो फिर नक्शा जो है वो आप मंजूर करते हैं या वो मंजूर करते हैं? नक्शे की प्योरली 100% उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है क्योंकि उनके पास पूरी कॉम्पिटेंसी होती है कि इसको मंजूर करना। तो आप ये जो इमारत गिरी है जी ये इसका नक्शा मंजूर किया गया था? जी बिल्कुल, इसका नक्शा मंजूर किया गया था और इसको हमारा नक्शा मंजूर करने का एक प्रोसीजर है, वो मैं आपको पहले बता दूं तो फिर शायद आपके सवाल कम हो जाएंगे। उसमें प्रोसीजर ये है कि हम जो एक हमारा एक बिल्डिंग कंट्रोल डिवीजन है जिनके पास ये नक्शे अपने सबमिट करते हैं तो उसके बाद ये नक्शे को देखते हैं फिर जो हमारे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बायलॉज बने हुए हैं उनके मुताबिक है या नहीं। ठीक। अब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बायलॉज जो है वो उसकी टेक्निकल साइड नहीं देखते बल्कि उसकी जो है वो जो बाकी उसकी जितनी देखते हैं उसकी ऑक्यूपेंसी के हिसाब से उसको देखते हैं। और ऑक्यूपेंसी में जो चीजें आती हैं वो ये आती हैं कि बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। नहीं कर्नल साहब, ये बताएं आप ये जो बिल्डिंग बन रही थी 4 मंजिला, इसका 4 मंजिला नक्शा मंजूर हुआ था? ये 3 मंजिला बिल्डिंग है जी। अच्छा, 3 मंजिला बिल्डिंग का नक्शा इसका मंजूर हुआ।
तो जो चौथी क्या मंजिल इसकी की खबर है वो तीसरी गलत है मंजिल बन रही थी या चौथी बन रही थी? हाँ जी, इसकी जो- चौथी मंजिल बन रही थी या तीसरी बन रही थी? ये जो बन रही थी, हाँ जी। ये आप कह रहे हैं कि तीसरी के बाद चौथी बन रही थी? नहीं, नहीं, हम मैं ये पूछ रहा हूँ ये जो बन रही थी ये नक्शे की खिलाफ वर्जी में बन रही थी या नक्शे के मुताबिक बन रही थी? ये नक्शे के ऐन मुताबिक थी। पहले नीचे ग्राउंड फ्लोर होता है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर होता है। तो फिर ये गिरी क्यों है? ये गिरी हमने इसके हमारा जो इधर स्ट्रक्चर एक्सपर्ट हैं उनसे हमने सारी इवेलुएट कराई है वजूहात। उसमें पता ये चला है कि जब ये जल्जला आया तो उसमें बिल्डिंग क्रैक्स पैदा हो गए थे काफी स्पेयर के। ठीक। वो जो क्रैक्स आ गए थे और उनके जो मजदूर थे उन्होंने बल्कि उधर बीच में काम करने से इनकार भी किया इनको, इनके मालिक को, कि जी इसमें खतरनाक है बिल्डिंग, हम काम नहीं कर सकते। और यहाँ तक किया कि उन्होंने जो साथ वाली फैक्ट्री उनके पास जाके कहा कि जी हमें अपने फैक्ट्री में मुलाजमत दे दें क्योंकि हम उस फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, हमारी बात नहीं सुनते और वो फैक्ट्री का कोई पता नहीं कि क्या उसके साथ। तो कर्नल साहब फिर जब क्रैक्स आ गए जल्जले के बाद तो आपकी अथॉरिटी ने इस बिल्डिंग को अबैंडन क्यों नहीं किया? बिल्डिंग का उस ये जिस दिन ये बिल्डिंग का जो है उसको अबैंडन कराना उस वक्त तब हम करा सकते हैं कि जब हमारे तक रिपोर्ट आए। और आप तक रिपोर्ट ही नहीं आई? हाँ जी। आपका कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि कोई शिकायत आप तक पहुंचे आप उसका नोटिस लें? नहीं, आप खुद फरमा रहे थे कर्नल साहब कि मजदूरों ने एहतजाज किया कि यहाँ काम नहीं करना, साथ वाली फैक्ट्री से रजू किया कि नौकरियां दे दें। तो अगर ये इल्म में था तो फिर वजह भी इल्म में होगी कि क्रैक आ चुके हैं इसलिए मजदूर इनकार कर रहे हैं। ये बता रहा हूँ कि जो मजदूरों ने एहतजाज किया वो अपने मालिक को किया, हमें नहीं किया। ठीक। अब आपको कैसे मालूम हुआ? और किया भी एहतजाज उन्होंने उसी दिन किया जिस दिन ये बिल्डिंग गिरी है। और फिर मालिक ने कहा इनको कि तुम फिक्र मत करो, इस बिल्डिंग को कुछ नहीं होता, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और फिर उसके बाद वो मालिक इसके साथ वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहा था तो वो बिल्डिंग गिरी। अच्छा, ये तो एक मालिक चीज भी वाजे इस कर बिल्डिंग में आ दीजिएगा गया? जी, मालिक भी मलबे तले दब गया? मालिक भी इसका साथ ही वो जो है ना वो इसमें खत्म हो गया। ठीक है। अब एक चीज हो गया उनका। कर्नल साहब एक वजाहत दीजिएगा, ये आप कह रहे हैं 3 मंजिला इमारत थी, चौथी मंजिल पर तामीरात का काम हो रहा था, ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं। चौथी मंजिल पर जल्जले के बाद भी जब क्रैक्स आ चुके हैं तो कैसे तामीरात हो रही थी आपकी अथॉरिटी के होते हुए भी? आपके कोई भी बंदे इधर अगर मौजूद हो तो वो खुद आके देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग गिरी हुई है उसके वाज़िया तौर पर 3 स्लैब नजर आ रहे हैं। ठीक ठीक है, ठीक है। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। शामी साहब, कर्नल साहब की गुफ्तगू से कोई सूरत हाल वाज़ेह होती है? यानी वो ये कहते हैं कि 3 मंजिलों का नक्शा था और 3 मंजिलों की तामीर हो रही थी। और अब देखना यह है कि जब ये गिरी है कि 4 मंजिलें थी या 3 थी। वो कहते हैं जी 3 दूसरी स्लैब्स बात हैं। यह है इनके पास कोई मैकेनिज्म मालूम नहीं होता, कोई शिकायत वसूल करने का, कोई बिल्डिंग्स को चेक करने का या कोई निगरानी के एहतमाम का। और ये तो एक थोड़ा सा खुद मुख्तार अदारा है, लेकिन हमारे यहाँ सरकारी अदारे और नीम सरकारी अदारे वो इसी तरह की गफलत में मुब्तला रहते हैं। तो अभी चौधरी शफीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सूबाई वजीर सनत हैं, वो भी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। हमने कोशिश की थी कि राजा अशफाक सरवर साहब से भी हम बात कर सकें, लेकिन उनकी तबीयत खासी नासाज थी, गुफ्तगू करने के मुतामिल नहीं हो पा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी शफीक साहब। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, आपको लंदन से बताइए आपसे कि ये जो वाकया हुआ है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें कितनी जिम्मेदारी आपकी थी? सर मैं समझता हूँ ये बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि यहाँ इतने हमारे मजदूर, हमारे भाई जो हैं वो इस सिलसिले में शहीद भी हुए हैं और जख्मी भी हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं। जो बात आप पहले भी कर रहे थे हमारे जीएम के साथ कि ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमें हर चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए और हम इसकी बाकायदा इसकी इंक्वायरी करा रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब ने भी इसकी इंक्वायरी स्टैंड करा दी है कि हम इसके तमाम पहलुओं को, ये जो नक्शा पास हुआ है उसमें किस किस का फॉल्ट है, क्या उन्होंने इंजीनियर जो हैं उन्होंने क्या रिपोर्ट दी हैं, उनका जो कंसल्टेंट था उसने क्या सर्टिफिकेट दिए हैं
और अगर ये बनी है तो क्या उसमें मटेरियल जो है, जो उसकी जो बुनियादें हैं उसको मद्देनजर रखकर जो इतनी स्टोरी बनाई जा रही हैं, ये सारी चीजों को हम चेक कर रहे हैं। हम रात भी वहाँ मौके पे रहे हैं और आज भी हम वहाँ गए थे, तो इंतहाई अफसोस रहेगा जिसमें तमाम रेस्क्यू टीमें जो है लगी हुई हैं, लेकिन इसमें जिसकी भी गलती होगी, जिसका भी मतलब कि चाहे वो मालिक हो चाहे हमारा डिपार्टमेंट हो, हम इंशाल्लाह ताला उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो सब और हम ये फरमाइएगा कि कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है आपकी मिनिस्ट्री के अंडर या इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं सूबे भर में, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, उनके नक्शों के ऊपर, उनके बिल्डिंग स्ट्रक्चर के ऊपर कोई ऐसा एक 1 पॉइंट एजेंडा या 1 पॉइंट ऐसा मैकेनिज्म नहीं एग्जिस्ट करता सूबे में? जी मैं आपको बताता हूँ कि जब किसी चीज का नक्शा बनता है ना, तो उसमें उनके जो आर्किटेक्ट होते हैं या उनके जो कंसल्टेंट होते हैं वो हमारे बोर्ड में आते हैं। वहाँ हमारे इंजीनियर भी बैठे होते हैं, बोर्ड में डिटेल में डिस्कशन होती है, तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए फिर उसके नक्शे को पास किया जाता है। सही। अब देखने वाला ये है कि क्या उन्होंने जो मटेरियल वहाँ इस्तेमाल किया है, क्या उन्होंने उस नक्शे के मुताबिक जो उन्होंने एस्टीमेट बनाया था, जो उन्होंने आर्किटेक्ट ने मतलब के जो दिया था, उस टाइप का सरिया इस्तेमाल हुआ था, उस टाइप का सीमेंट इस्तेमाल हुआ था, बुनियादें उस टाइप की बनी थी? क्योंकि ये एक छोटा बड़ा वाकया नहीं है, ये मैं एक बहुत ही मतलब के काबिल अफसोस वाकया है। तो लिहाजा हमने रात ही सारी फाइलें चेक की थी। साहब ये बताएं, इस वक्त मैं मलक रियाज साहब का बयान देख रहा हूँ, वो कहते हैं कि 23% इमारतें जो हैं पंजाब में ऐसी हैं जो खस्ता हैं और दलदले ने भी उनको नुकसान पहुंचा दिया है मजीद, जो किसी वक्त भी गिर सकती हैं। उसमें इंडस्ट्रियल इमारतें भी हैं और रेजिडेंशियल भी हैं। जी जी, अब देखिए ये बात उनके लिए जी मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी म्युनिसिपल कमेटी के अदारे हैं, LDA है, FTA है, कॉर्पोरेशन हैं, जिसमें हमारा बाकायदा एक लैंड डिपार्टमेंट है पूरा, और जिसमें हमारे इस तरीके से लैंड इंस्पेक्टर्स हैं, मतलब के हम इनके जो ये खबरें आई हैं इसके बारे में हम बाकायदा ये अपने टीम में मुकर्रर कर रहे हैं कि इनका बाकायदा सर्वे किया जाए, इनका एनालिसिस किया जाए और उनको जो है नोटिस भिजवाया जाए, ताकि फौरन कोई इस किस्म का और हादसा ना पेश हो जाए। हमें ये इसमें मतलब हमारे डिपार्टमेंट की कोताहियां हैं, मैं ये तस्लीम करता हूँ। अगर ये लोग अपने आराम से काम करें और जानबदारी से काम करें और अदारे जो है जिनके जिम्मे जो जो काम है, उनके जो बाई लॉग हैं, जो उनको इख्तियारात दिए गए, अगर उस पर अमल दरामद करें ये लोग, तो मेरा ख्याल है कि हमें इन मुश्किलात का सामना नहीं है। इसमें हमारे बहुत से डिपार्टमेंट में काली भेड़े हैं, उसका हमने इंशाल्लाह तहैया किया है। उन काली भेड़ों के रखवाले आप हैं? नहीं जी, रखवाले नहीं होते। देखो रखवाले नहीं होते, देखो हर महकमे में, हर जगह में, चाहे वो आपका अदारा है, चाहे आपकी सहाफत का अदारा है, चाहे वो हमारे अदारे हैं, मतलब कि जहां जहां कोताहियां होती हैं उनको दूर करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा हम इंशाल्लाह ताला आपको यकीन दिलाते हैं, जहां जहां अगर हमारी को कोताहियां हैं, हम कौम के मतलब कि हम अपनी जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं और इंशाल्लाह ताला इन कोताहियों को दूर भी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी शफीक साहब, आपने जिम्मेदारी तो कबूल की, काली भेड़ों की जानिब भी इशारा किया, लेकिन ना जाने और कैसे ऐसे वाक़यात का इंतजार है कि जिनके बाद ये जो काली भेड़ें इनका सफाया किया जाएगा। मिलते हैं नाज़रीन आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, उमूमन ऐसे वाक़यात के बाद एक इदारा दूसरे इदारे पर, दूसरा तीसरे पर जिम्मेदारी डाल देता है, लेकिन चौधरी शफीक साहब ने एटलीस्ट जिम्मेदारी का एहसास तो किया, काली भेड़ों की निशानदेही भी की, लेकिन इज इट इनफ सर? देखें, आज ही की खबर है कि रोमानिया में एक नाइट क्लब में आग लगी। जी जी। और वहां इमरजेंसी दरवाजे नहीं थे, भगदड़ मची, नुकसान हुआ। उसके बाद हंगामा शुरू हुआ तो वजीर आजम और उनकी काबीना जो है उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ ये जिम्मेदारी कबूल करना जो है वो भी एक फैशन है। जिम्मेदारी कबूल हो जाती है, अच्छी बात है, फिर उसके बाद जिम्मेदारों का तयन तो किया जाए, उनको सजा दी जाए। आज तक जितने भी हादसा हुए हैं किसी एक में भी किसी की जिम्मेदारी का तयन करके नहीं, किसी को सजा नहीं
और इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई है, फिर से वो दोबारा फाइलों में डंप हो जाएगी, कुछ सामने नहीं ना आएगी। अदालतें इस तरह तवज्जो देती हैं, ना इंतजामिया तवज्जो देती है। और आप तो देखा कराची में जो बल्दिया टाउन का जो हुआ मामला, वो मालिक बेचारे यहाँ से भाग गए। जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि उनको जो यानी मुजरिम थे वो धमकियां दे रहे थे उनको, उनकी जान अजाब में की हुई थी उन्होंने। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो शाम साहब, कराची में भी अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ये जुनेजो टाउन है जहां पर झुग्गियों में आतिशज़दगी हुई, 7 बच्चे वहां से लापता हैं, 5 अफराद झुलस गए। और ये वाकया झुग्गियों में जो पेश आते हैं आतिशज़दगी के, ये वहां पर हर हफ्ते हर महीने हमें सुनने को देखने को मिलते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है नवीद कमाल साहब। आमतौर पर तो यही होता है जी जी जी, आमतौर पर तो ये होता है कि जो एक खता जमीन जो है उस पर लोग झुग्गियां बना लेते हैं, वो मालिक जो है वो खाली नहीं करा पाता, और बिलाखिर वो इस तरह की हरकतें होती हैं, आग लगाई जाती है, लोगों को वहां से भगाया जाता है। आमतौर पर यह होता है। इस मामले में क्या हुआ नहीं हुआ, आप नवीद, क्या सूरत हाल थी जुनेजो टाउन में? ये कहाँ झुग्गियां वाक़ हैं, कब ये वाकया पेश आया? जी बिल्कुल, ये महमूदाबाद का इलाका है, जुनेजो टाउन है, ये बलोच कॉलोनी थाने की हदूद है। एक प्लॉट है, तकरीबन 4000 गज उसका रकबा है, जिस पर तकरीबन 50 से ज़ायद ये झुग्गियाँ कायम थीं। इनमें आतिशज़दगी का वाक़या उस वक्त हुआ सुबह, जब ज़्यादातर जो इस झुग्गियों के मकीन थे वो अपने कामों पर थे। बच्चों और बुजुर्गों और ख़वातीन की जो है बड़ी तादाद घर पर थी। एक झुग्गी में आग लगी, जिसने देखते देखते तमाम झुग्गियों को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने की वजह जो है वो तो मालूम नहीं हो सकी, लेकिन जो यहाँ पर जो मकीन थे उनका ये कहना है कि उनका सब कुछ जल गया और जलकर खाकतर हो गया। 4000 इस प्लॉट का रकबा, 4000 गज महमूदाबाद में वाक़या है, और इसकी जो मालियत है वो करोड़ों रुपए में बताई जाती है। इस मौके पर जो है आला हुकाम भी यहाँ पर पहुँचे हैं। जो डीसी ईस्ट थे, उनका इस हवाले से ये कहना था कि ये केएमसी को उन्होंने लिख दिया, केडीओ को लिख दिया है कि इस जो प्लॉट की जो मलकियत है उसका पता लगाया जाए। और 7 बच्चे भी लापता हैं, उनका क्या पता चला? पहुंचे, उन्होंने एक अहम बात की। जी जामी साहब, जो बच्चे लापता थे उसमें से तकरीबन 4 बच्चे जो है वापस आ गए हैं। वो झुग्गियों में आतिशज़दगी के बाद जो है करीबी जो आबादी है वहाँ पर चले गए थे, जबकि एक बच्चा जो है अभी भी लापता है, और उसका भी ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो करीबी किसी आबादी में जो चला गया होगा। बहुत शुक्रिया आपका नवीद कमाल, बहुत शुक्रिया, आपने कराची से हमें ज्वाइन किया। शामी साहब, यहाँ पे जो झुग्गियों की सूरत हाल थी, वो लगता है आपकी बात बड़ी दुरुस्त है, वजूहात कुछ मिलती जुलती होती हैं ऐसे वाकयात की। बिल्कुल ये होता है, और क्योंकि यहाँ ना कोई कायदा है, ना ज़ाब्ता है, ना कानून है। लोगों के पास जगह नहीं होती, जहाँ सर छुपाने की जगह मिलती है वहाँ बैठ जाते हैं, फिर मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है, फिर उनको भगाने के लिए इस तरह की आतिशजनी होती है और उनका नुकसान होता है। ये सारा ड्रामा जो है हमारी नजरों के सामने बार बार होता है, लेकिन हमने भी ऐसी आंखें बंद कर रखी हैं कि कुछ करने को तैयार नहीं होते, ना कानून को मजबूत करते हैं, ना कानून के सामने लोगों को जवाबदेह करते हैं, और ना उन लोगों का हाथ पकड़ते हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज करके लोगों की जान और माल से खेलते हैं। ठीक। शामी साहब, कनाडा में बड़ी तारीखी इंतखाबात हुए और 9 साल बाद लेबर पार्टी जो है वो बरसर इक़्तिदार आई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जो साहबजादे हैं जस्टिन ट्रूडो, वो तब्दीली की इलामत वाक़अतन साबित हुए। और दिलचस्प बात यह शामी साहब, पिछले इंतखाब में इनकी जमात तीसरे नंबर पर रही थी और सिर्फ 36 सीटें इन्हें मिली 338 में से, और अब उन्होंने ठीक एक टर्म के बाद 184 सीटें लेकर, यानी कि मतलूबा मिकदार से 14 सीटें ज्यादा हासिल करके अपनी वहां पर हुकूमत बना ली है। तो ये बड़े तारीखी और दिलचस्प इंतखाबात थे। बिलखुसूस जो वज़ीर-ए-आज़म है उनका जो कंडक्ट अभी तक रहा है वो भी बड़ा दिलचस्प, और मीडिया में खबरें उस पर आ रही हैं। नहीं, देखिए वो मस्जिद में पहुंचे हैं, उन्होंने वहां कुर्ता पजामा पहन रखा था, मुसलमानों के साथ मिले हैं, सिख जो हैं और उनके साथ मिलकर उन्होंने भंगड़े डाल रहे हैं। और अहम बात यह है कि कनाडा में जो हमारे मशरकी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले सिख हैं वो बड़ी तादाद में आबाद हैं, और उनकी भारी तादाद जो है वो पहुंची है इस दफा कनाडा की असेंबली में। बिल्कुल। और वहाँ पंजाबी जुबान जो है उसको भी एक बड़ी अहमियत हासिल हुई है सरकारी सतह पर। तो ये बड़ा आप समझिए कि कनाडा में एक खालिस्तान जो है वो एक और तरीके से जन्म ले रहा है, मिनी खालिस्तान कह लेते हैं, पहुंच रही है। अच्छा शाम साहब, ये जनाब अशरफ अजीम साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, साबिक एमडी पीटीवी सीनियर मीडिया पर्सन है और आजकल कनाडा में मुकीम है, उनसे उनकी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशरफ अजीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम दानी साहब। अशरफ अजीम साहब बताइए, कैसे देखे आपने ये इंतखाबात और कितने खुश हुए हैं इन पर आप? जी शानी साहब, खुशी की तो इंतहा नहीं है यहाँ पर साउथ एशियंस की खसूसी तौर पर,
और मुसलमानों की, जैसे आपने जिक्र किया कि पियर ट्यूडो के बाद, ये पियर ट्यूडो इनके वालिद थे, एक ट्रूडो मैनिया उस वक्त शुरू हुआ था, 60s की बात है, और जुनून जिसे कहते हैं ट्रूडो के बारे में, वही जुनून दोबारा देखने में आया। और इसकी खास बात ये थी कि एक इन्होंने एम्फेसिस किया डाइवर्सिटी पे, क्योंकि डाइवर्स कम्युनिटीज हैं यहाँ पर कनाडा में, तो उस डाइवर्सिटी को लेके ट्रूडो ने अपनी मुहिम चलाई और इसी वजह से वो कामयाब भी हुए। तो ये जो साउथ एशिया के लोग हैं कितनी तादाद में पहुंच गए असेंबली में? देखिए, साउथ एशियन जो पॉपुलेशन एस्टिमेटेड है, बल्कि आप इसको अगर देखें एशियन रीजन से ताल्लुक रखने वाले कोई 5 मिलियन लोग हैं, और इस दफा रिकॉर्ड तादाद जो है ये असेंबली में आई है। 22 मेंबर्स आए हैं साउथ एशियन ओरिजिन के, जिनमें 16 पंजाबी बोलने वाले हैं, पंजाब से ताल्लुक कैनेडियन पंजाबी। हाँ जी, 16 पंजाब से ताल्लुक रखते हैं शामी साहब, यानी पंजाबी स्पीकिंग आप कह लीजिए। और इसमें खास तौर पर जो 2 मिनिस्टर्स जो हैं, बल्कि 3 मिनिस्टर्स आप कह लीजिए, उनका ताल्लुक, मतलब वो सिख हैं, और टर्बन सिख जिसे कहते हैं ना, पगड़ी वाले सिख, वो हैं और नुमाया हैं। और उनमें से एक डिफेंस मिनिस्टर, अच्छा, जो हरजीत साजिन है, उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है शामी साहब, इस इलेक्शन की जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, वो जैसे आपने शुरू में भी जिक्र किया मुसलमानों के हवाले से, तो ये एक हार्पर गवर्नमेंट जो थी, जो पिछली कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, वो एक किस्म का टारगेट कर रही थी मुसलमानों को, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को। और अगर इसे ये कहा जाए, बल्कि यहाँ पर प्रेस में भी, मीडिया में, इसको निकाब इलेक्शंस कहा गया है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये निकाब इलेक्शन, कि एक पाकिस्तानी खातून, जुनैरा इसहाक उसका नाम है, वो उसने सिटीजनशिप का ओथ लेना था, और यहाँ के रूल्स के मुताबिक मुस्लिम फेस कवरिंग जिसे कहते हैं, या हिजाब नकाब कह लीजिए, उसकी मौजूदगी में आप ओथ नहीं ले सकते, ये रूल था। तो मार्च में उसने इसको कॉन्टेस्ट किया, इसको चैलेंज किया यहाँ की कोर्ट में, तो कोर्ट ने उसके हक में फैसला दिया, उसने कहा नहीं, इसका ओथ लेना चाहिए। ठीक है। इसके खिलाफ हार्पर गवर्नमेंट जो थी, जो पिछली कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, उन्होंने अपील दायर कर दी फेडरल बेंच में। 2 जजेस थे, उन्होंने हार्पर की ये अपील खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो चार्टर ऑफ राइट्स है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में, ये उसकी खिलाफ वर्जी है। ताकि फिर उसके बाद हार्पर ने एक और मौका, उसने कहा कि 19 अक्टूबर के इलेक्शन से पहले मैं स्टे मुझे दे दिया जाए, ठीक है, और इसका जो भी आपने फैसला करना ये बाद में कीजिए। लेकिन जो सिंगल बेंच की खातून जज थी, उन्होंने कहा नहीं, ये खातून जो है, ये पाकिस्तानी खातून ये वोट देगी। चनाचे ये इलेक्शन से कहा गया, तो इसका डोमिनेंट क्रेडिट आप पाकिस्तान को भी दे दीजिए। ठीक है, ठीक है। अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, टेलीफोन के जरिए गुफ्तगू की आपने कनाडा की तारीखी इंतखाबात के हवाले से। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जिक्र करेंगे पाकिस्तान की तारीखी फतह जो उसने समेटी यूएई की सरजमीन पर इंग्लैंड के खिलाफ। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, ये क्रिकेट सीरीज में जो पाकिस्तान ने शानदार फतह हासिल की, टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पोजीशन पर पाकिस्तानी टीम आ गई, उस पर तो हम बात करते हैं, लेकिन ये 9 नवंबर की छुट्टी जो है ये ख़त्म कर दी गई है। वज़ारत दाखिला ने क्लियर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है इस पर, क्या कहते हैं आप इस अहम फैसले पर? देखिए, ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। अगर पाकिस्तान में छुट्टियों का कल्चर ना होता और हम काम करके अपने बुजुर्गों की याद बनाने की रवायत अपना चुके होते, वाली कौम होते तो। हाँ, लेकिन हम तो हर त्योहार पे छुट्टियां मनाते हैं, और हर हमारी यानी और आने बहाने छुट्टी करते हैं। तो ऐसे में सिर्फ यौम इकबाल पर छुट्टी खत्म करना ये इंतहाई काबिल मजम्मत बात है। और जिस भी शख्स ने ये काम किया है, वजीर आजम को न सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि छुट्टी को भी बहाल करना चाहिए। और अगर वो छुट्टी का कल्चर खत्म करना चाहते हैं मुल्क में, तो फिर उन्हें इकदाम करने चाहिए ताकि ईदैन के मौके पर छुट्टी हो, और उसके अलावा तमाम छुट्टियां खत्म कर दी जाएं। बिल्कुल ये काम फिर अगर ये तो कर लिया जाए तो इस पे तो हम सब उनके शुक्रगुजार होंगे। वरना तो जो ऐसे फैसले करने वाले
और ऐसे ऐलानात करने वाले हैं उनकी गोशमाली होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और जहां आज मुल्क भर से अफसोसनाक खबरें मौसूल होती रही, वहां एक अच्छी खबर थी जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो शहरी हैं उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 2-0 से शिकस्त दी है और 9 या 10 साल बाद पाकिस्तान तारीख में दोबारा नंबर 2 टेस्ट रैंकिंग पर आ गया। 2-0 से इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने ये टेस्ट सीरीज जीती। मायनाज टेस्ट क्रिकेटर जनाब अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। कादिर साहब, सीरीज पाकिस्तान जीत तो गया, लेकिन क्या यही परफॉर्मेंस हम इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में भी दे सकते हैं? देखिए जामी साहब, पहले तो आपको सलाम और शामी साहब को सलूट। जी जी, वालेकुम सलाम। जी, और दूसरी बात यह है कि सवाल ही आपने शुरू में पहले कुछ तारीफें कर लेते हैं यार। पाकिस्तान जो है वो माशाल्लाह है। ये शाम 7 बजे तक काफी तारीफें हो चुकी हैं वैसे। जी जी, मैं कहता हूं कि जहां ये अच्छा करते हैं वहां इनकी तारीफ जरूरी है। पूरे क्रिकेट बोर्ड को और वकार एंड कंपनी को मुबारक हो। और जो प्लेयर खेले माशाल्लाह, मिसबा कमाल खेला है, असद शफीक बहुत अच्छा खेला है, शुएब खेला है, ये जितने भी बंदे हैं, मतलब यासिर शाह, अब्दुल मोहम्मद हफीज, और जो आखिरी इनिंग खेली है हफीज ने, कमाल इनिंग खेली है। अगर वो इतना अच्छा ना खेलता तो हो सकता है कि वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, के पाकिस्तान जो है वो फंस भी जाता। तो मैं समझता हूँ कि उसको बड़ा क्रेडिट जाता है, तो प्लेयरों को भी, सबको। अब अगर इसको समराइज किया जाए तो मैं इंग्लैंड को भी बहुत ज्यादा प्रेज करता हूं, क्योंकि ये जो 6 मतलब इनिंग्स थी, यानी 3 टेस्ट में आए थे, तो 5 इनिंग तक उन्होंने बेहतरीन फाइट दी है पाकिस्तान को। सिर्फ आखिरी इनिंग में वो अच्छा नहीं खेले, लेकिन देखिए इतनी कमजोर बैटिंग लाइनअप कि उसमें 3 सिर्फ माने हुए प्लेयर थे कि उनका कैप्टन कुक था, बेल और ब्रूट। और ब्रूट जो था वो मतलब कभी स्कोर कर रहा था, कभी नहीं कर रहा था। बेल आउट ऑफ फॉर्म था और कुक ने एंड तक पाकिस्तान को फाइट दी। और आप देखो पाकिस्तानी प्लेयर जो है, पाकिस्तानी स्पिनर दुनिया के बेहतरीन स्पिनर हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयरों के खिलाफ उनको रन करने पड़ रहे थे। और पाकिस्तान को ऐसी बॉलिंग मिली कि जो हमारे महलों में, गली महलों में, क्लब में उनसे अच्छे बॉलर्स मिल सकते हैं आपको उनके खिलाफ। तो ये एक बहुत बड़ी एज था पाकिस्तान को। फिर कंडीशन वाइज कि गोरे गर्मी में ज्यादा नहीं खेल सकते, पाकिस्तानी गर्मी में बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा अब्दुल कादिर साहब, ये फरमाएं कि यासिर शाह को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया, विकेटों पे विकेटें लेते जा रहे हैं, और शेन वॉर्न से भी उनकी मुलाकात हो गई, आपसे भी वो टिप्स लेते रहे। कुछ बेहतरी आई है यासिर शाह में? जो शेन वॉर्न से मुलाकात का ख्वाब था वो भी पूरा हुआ? कुछ उनकी जो बॉल लाइन लेंथ उसमें फर्क आपको दिखाई दी है? जी, 2 पोर्शन है इसके। एक तो शेन वॉर्न का मैं शुक्रगुजार हूं बहुत कि उसको बुलाया गया या वो खुद आए। वो एक ग्रेट बॉलर भी था और ग्रेट इंसान भी है वो। और उसने आके हमारे पाकिस्तानी यासिर शाह को जो टिप दी, जो उसने अपना एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर किया, इस पे उनका बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात रही यासिर शाह माशाल्लाह जब से क्रिकेट खेल रहा है वो माशाल्लाह बॉलिंग ही बहुत अच्छी कर रहा है। वो मतलब उसमें कोई कमी नहीं है, वो कंप्लीट बॉलर है। देखो फर्क आप देखो, एक आदल ने भी लेग ब्रेक बॉलिंग की है, एक यासिर शाह ने की है। तो यासिर शाह ने जो बॉलिंग की है वो लगता है कि एक टेस्ट प्लेयर बॉलिंग कर रहा है, लेकिन जब वो आदल बॉलिंग करता है तो आपके सामने ये 3 बॉल तो वो पीछे कर देता है। फिर दूसरी बात यह है कि देखिए गोरों को बहुत अच्छी बॉलिंग के खिलाफ रन करने पड़े। और वो जब क्या कहते हैं गोरे खेलते थे तो हमारा बंदा को फुल टॉस भी कर देता था, तो वो फुल टॉस में भी कादिर साहब, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म होने करीब। आखिरी सवाल आपसे। अब अहम नुक्ता यह है कि मिसबाह उल हक कामयाब तरीन कप्तान, बहुत अच्छी इनिंग्स खेलते हैं और कप्तानी भी करते हैं, उनकी रिटायरमेंट के हवाले से खबरें हैं, उन्हें रिटायरमेंट लेनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए जब तक वो फिट है। ये खैर यार साहब का ये फैसला भी बहुत अच्छा है कि उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप कैरी ऑन करो, और थैंक्स टू हिम कि उसने एक्सेप्ट कर लिया और वो खेलना चाहता है और उसको खेलना भी चाहिए जब तक वो फिट है और परफॉर्मेंस कर रहा है। जब वो परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो उस वक्त अपना फैसला कर ले, या फिर ये है कि सिलेक्शन कमेटी उस वक्त उसका फैसला कर देगी। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में टेलीफोन के लिए। शाम साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म, लेकिन जाते जाते अब ये बताइएगा कब आप पाकिस्तान वापस तशरीफ ला रहे हैं और फिर स्टूडियोज की जीनत कब बन रही है? आज रवानगी यहाँ से होगी जी, और कल लंदन पहुंच जाएंगे और जुमा आपके साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और वैसे अब्दुल कादिर साहब ने आपको एक पैगाम दे दिया है। वो क्या सर? और सारे मीडिया लोगों को तो जो खुशी की बात है ना, सेलिब्रेशन के तरीके से होनी चाहिए। हर वक्त मेंगनी हाथ में नहीं रखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं डाल दे। ठीक है शामी साहब, इजाजत लेंगे नाजरीन से। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते, तब तक लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।